नमस्ते और स्वागत है सेट हैबिट में। हमारा मंत्र है आदत बदलो रिजल्ट आज हम बदलो। जिस विषय पर बात करेंगे वो है अम्ल, क्षारक एवं लवण, मतलब एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हाँ, और आज के हमारे जो स्रोत हैं वो बहुत ही खास हैं। हमने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बने एनसीईआरटी साइंस सिंप्लीफाइड के द अल्टीमेट टॉपर स्टाइल रिवीजन नोट्स लिए हैं। बिल्कुल, ये नोट्स बहुत ही क्रिस्प हैं। तो चलिए इसे समझते हैं और देखते हैं कि ये तीनों आखिर हैं क्या। मतलब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर द बिग पिक्चर से जोड़ें तो इनके बेसिक गुण क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले बात करते हैं अम्ल यानी एसिड की। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे। हाँ, और जलीय विलयन में मतलब पानी में ये H+ आयन देते हैं। इनकी प्रकृति संक्षारक या कोरोसिव होती है। अच्छा, कोरोसिव मतलब ये चीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। और एक सबसे जरूरी पहचान, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अच्छा, नीला लिटमस लाल हो जाता है। हाँ। और क्षारक यानी बेस का क्या? क्षारक इसके एकदम उल्टे होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे। हाँ, और जल में ये OH- आयन्स देते हैं। अगर आप इन्हें छुएंगे ना तो ये साबुन जैसे मतलब थोड़े सोपी लगते हैं। अरे वाह, सोपी लगते हैं। हाँ। और इनका लिटमस टेस्ट क्या होता है? ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है। क्या बात है? जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, मतलब पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं, उन्हें क्षार या एल्कली कहते हैं। ओके, पानी में घुलने वाले क्षारक एल्कली कहलाते हैं। हाँ। और अब हमारा तीसरा, लवण यानी सॉल्ट, ये क्या है? लवण का निर्माण असल में अम्ल और क्षारक के मिलने से ही होता है। अच्छा। हाँ, इनकी प्रकृति आमतौर पर उदासीन यानी न्यूट्रल होती है, जैसे कि हमारा साधारण नमक, जिसका फॉर्मूला NaCl है। वाओ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम द गोल्डन रूल या उदासीनीकरण को देखते हैं। बिल्कुल। मतलब एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, यही उदासीनीकरण है ना? एकदम सही। लेकिन लेकिन क्या? यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम पहचानेंगे कैसे कि कोई चीज अम्लीय है या क्षारीय? यहीं पर काम आते हैं सूचक यानी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स। हाँ, ये वे पदार्थ हैं जो रंग या गंध बदलकर एसिड या बेस की उपस्थिति बताते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, 3 प्रकार। पहला कौन सा है? पहला है प्राकृतिक सूचक, मतलब नेचुरल, जैसे लिटमस जो लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। और हल्दी। अरे हाँ, हल्दी। हाँ, हल्दी क्षारक के संपर्क में आने पर लाल हो जाती है। इसके अलावा लाल पत्ता गोभी, पिटूनिया और जेरानियम के फूल भी प्राकृतिक सूचक हैं। वाओ, ये तो सारे नेचुरल हो गए। और दूसरा प्रकार? दूसरा है संश्लेषित सूचक या सिंथेटिक। ये लैब में बने रसायन होते हैं, जैसे कि? जैसे मिथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलीन। ओके, और तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा है गंधीय सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनकी गंध माध्यम के अनुसार बदल जाती है। गंध बदल जाती है, मतलब स्मेल से पता चलता है। हाँ, इसके क्या उदाहरण है? इसके उदाहरण है कटी हुई प्याज, वेनिला और लौंग का तेल। अरे वाह। और यहाँ नोट्स में एक टॉपर ट्रिक भी दी गई है। क्षारक में इनकी गंध एकदम गायब हो जाती है। सच में? हाँ। मतलब बेस डालते ही प्याज या वेनिला की खुशबू गायब। सूचकों को समझने के बाद अब बात करते हैं कि ये रसायन आपस में व्यवहार कैसे करते हैं। बिल्कुल, इनके रिएक्शन समझना जरूरी है। तो इन सब का क्या मतलब है जब कोई अम्ल किसी धातु मतलब मेटल से टकराता है? जब ऐसा होता है ना, तो धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। अच्छा, मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकाल देती है। हाँ, इसका सीधा सा समीकरण है अम्ल प्लस धातु गिव्स लवण प्लस H2 गैस। इसका एक प्रयोग और प्रूफ भी हमारे स्रोत में दिया है। हाँ, बताइए। यदि सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 में दानेदार जिंक के टुकड़े डालें तो जिंक की सतह से गैस के बुलबुले निकलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस गैस की जांच कैसे की जाती है। वो कैसे करते हैं? जब एक जलती हुई मोमबत्ती को उन बुलबुलों के पास लाते हैं तो ये फट फट मतलब एक पॉप ध्वनि के साथ जलती है। अच्छा, पॉप साउंड। हाँ, ये पॉप की आवाज ही हाइड्रोजन गैस की पुख्ता पहचान है। ये तो बहुत बढ़िया है। आगे स्रोत में कार्बोनेट का खेल समझाया गया है। हाँ, ये भी बहुत जरूरी रिएक्शन है। इसमें लिखा है अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस। बिल्कुल। जैसे उदाहरण के लिए Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स
2NaCl plus H2O plus CO2। एकदम सही। और इसमें जो CO2 गैस निकल रही है ना, उसका भी एक खास टेस्ट है। CO2 का टेस्ट वो कैसे होता है? इस गैस को चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गुजारने पर पानी दूधिया हो जाता है, मतलब एक मिल्की या वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। पानी दूधिया हो जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा सफेद कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनने के कारण होता है। इसका समीकरण है CaOH2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 का प्रेसिपिटेट प्लस H2O। वाह, तो CO2 मतलब मिल्की पानी। और जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं। बिल्कुल, इसी की तो हमने पहले बात की थी। हाँ, यही उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन है। इसका आयनिक खेल भी समझाया गया है। जी। H+ जो अम्ल से आता है प्लस OH- जो क्षारक से आता है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? H2O मतलब जल। राइट। उदाहरण है NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O। और इसी उदासीनीकरण से जुड़ी हैं ऑक्साइडों की प्रकृति। ऑक्साइडों की प्रकृति हाँ मतलब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। हाँ, चूंकि ये भी रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं, इनकी प्रकृति एक दूसरे से विपरीत होती है। वो कैसे? देखो, धात्विक ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड्स अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे CuO प्लस HCl। इसलिए ये क्षारीय मतलब बेसिक प्रकृति के होते हैं। अच्छा, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स? वहीं अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे CO2 प्लस चूने का पानी। इसलिए ये अम्लीय यानी एसिडिक प्रकृति के होते हैं। ओके, अब समझ आया। अब देखते हैं कि जलीय विलयन में क्या होता है। जल के साथ आयनों का निर्माण होता है। हाँ, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, लेकिन H+ स्वतंत्र नहीं रह सकता, इसलिए यह जल से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ बनाता है। बिल्कुल सही। और इसी तरह क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन बनाते हैं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इन्हीं आयनों की उपस्थिति के कारण अम्लीय या क्षारीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ स्रोत में एक बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है। अरे हाँ, डेंजर जोन। तनुकरण यानी डाइल्यूशन एक डेंजर जोन है। बिल्कुल, प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता कम करना तनुकरण कहलाता है। और वार्निंग क्या है? जल में सांद्र अम्ल मिलाना अत्यंत ऊष्माक्षेपी मतलब हाईली एक्सोथर्मिक होता है। बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है इससे। इसलिए द रूल ये है, हमेशा जल में धीरे धीरे अम्ल मिलाएं और उसे लगातार हिलाते रहें। राइट, नेवर ऐड वाटर टू एसिड। हाँ, ऐसा करने पर अत्यधिक ऊष्मा से कांच का बर्तन टूट सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। बाप रे। अब इन ताकतों को मापने के लिए pH स्केल का उपयोग किया जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल, यहाँ P का मतलब है पोटेंस, जो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब शक्ति होता है, और H का मतलब हाइड्रोजन है। और ये स्केल 0 से 14 तक जाता है। हाँ, याद रखने वाले मुख्य तथ्य ये हैं। pH अगर 7 है तो इसका मतलब है उदासीन या न्यूट्रल, जैसे कि शुद्ध जल। ओके, और 7 से कम? pH अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन दर्शाता है। pH जितना कम होगा, अम्ल उतना ही प्रबल होगा, क्योंकि उसमें H+ आयन अधिक होंगे। और अगर 7 से ज्यादा हो तो? pH अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय विलयन दर्शाता है। pH जितना अधिक होगा, क्षारक उतना ही प्रबल होगा, मतलब OH- आयन अधिक होंगे। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि ये pH हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। बिल्कुल, डेली लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल है। यहाँ 4 मुख्य उदाहरण दिए गए हैं। पहला, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच काम करता है। हाँ, ये हमारी बॉडी की रेंज है। और जब वर्षा जल का pH 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं, जो जलीय जीवों के लिए बहुत घातक होती है। बिल्कुल सही। और दूसरा उदाहरण है पाचन का, मतलब डाइजेशन। डाइजेशन में pH का क्या काम? हमारा उदर यानी पेट भोजन पचाने के लिए HCl अम्ल बनाता है। अच्छा, HCl। हाँ, और अपच या दर्द दूर करने के लिए हम एंटासिड्स का उपयोग करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक दुर्बल क्षारक है। वाओ, मतलब पेट में न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। बिल्कुल। तीसरा उदाहरण है दंत क्षय यानी टूथ डिके। ये तब शुरू होता है जब हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है। अरे बाप रे। हाँ,
इससे बचाव के लिए भोजन के बाद क्षारीय दंत मंजन मतलब बेसिक टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए। ये तो हम रोज करते हैं। और चौथा उदाहरण आत्मरक्षा से जुड़ा है, मतलब बी या नेटल स्टिंग। मधुमक्खी का डंक। हाँ, मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है जिससे भयंकर जलन होती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा रगड़ना, जो कि एक दुर्बल क्षारक है। फिर से न्यूट्रलाइजेशन। अब इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स की बात करते हैं। स्रोत में 5 महत्वपूर्ण लवणों की चर्चा है। हाँ, ये इंडस्ट्रियल और डेली यूज दोनों में आते हैं। सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। यह साधारण नमक NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर बनता है। बिल्कुल। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया यानी क्लोरकली प्रोसेस कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें उत्पाद के रूप में क्लोरीन मतलब क्लोरो और NaOH मतलब क्षार बनते हैं। अच्छा, इसलिए क्लोरो क्षार। दूसरा है विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र है CaOCl2। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने मतलब CaOH2 पर क्लोरीन गैस यानी Cl2 की क्रिया से होता है। और इसके यूजेस? इसके टॉप 2 उपयोग है, वस्त्र या टेक्सटाइल और कागज उद्योग में विरंजन के लिए, और पीने के पानी को रोगाणु मुक्त मतलब जर्म फ्री करने में। बहुत जरूरी चीज है ये। तीसरे नंबर पर है बेकिंग सोडा। हाँ, बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ओके। यह एक दुर्बल क्षारक है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। इसके उपयोग हैं खस्ता, पकोड़े या केक बनाने में। अरे वाह, पकोड़े। हाँ, और एंटासिड के रूप में पेट की जलन दूर करने में। और हाँ, बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिलाकर बेकिंग पाउडर भी बनाया जाता है। ओके, तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग हैं। चौथा है धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा। इसका क्या फॉर्मूला है? रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। ये एक क्षारीय लवण है। इसके उपयोग है कांच, साबुन और कागज उद्योगों में, घरों में साफ सफाई के लिए, और जल की स्थायी कठोरता मतलब परमानेंट हार्डनेस दूर करने में। यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, क्रिस्टलिन का जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब ये जो फॉर्मूले में 10H2O था वो। बिल्कुल। लवण के साथ अक्सर क्रिस्टलिन का जल जुड़ा होता है। ये लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या होती है। अच्छा। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट यानी CuSO4.5H2O नीले रंग का होता है। हाँ। पर जब इसे गर्म करते हैं तो ये जल हट जाता है और लवण सफेद हो जाता है। वाह, नीला रंग गायब। इसी से जुड़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP, जिसका सूत्र CaSO4.5H2O है, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाँ, ये तो फ्रैक्चर होने पर डॉक्टर लगाते हैं। बिल्कुल। ये जिप्सम यानी CaSO4.2H2O को 373 केल्विन पर गर्म करके बनाया जाता है, जहां ये जल के 1.5 अणु त्यागता है। राइट। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने में मतलब प्लास्टर के रूप में करते हैं, और मूर्तियों एवं खिलौने बनाने में करते हैं। टॉपोमिमोनिक्स या याद रखने की ट्रिक्स पर नजर डालते हैं। हाँ, ट्रिक 1 बताइए। ट्रिक 1, लिटमस टेस्ट का कंफ्यूजन खत्म। ABR एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड मतलब खतरा लाल होता है। और BRB बेस टर्न्स रेड टू ब्लू। बिल्कुल। और ट्रिक 2 है गैसों की पहचान, गैस टेस्ट्स। वो पॉप वाली आवाज। हाँ, H2 गैस यानी पॉप, जलती मोमबत्ती लाते ही फट फट की आवाज, और CO2 गैस यानी मिल्की, चूने का पानी दूधिया या सफेद हो जाता है। और ट्रिक 3 है pH स्केल के ऑर्डर को याद रखने के लिए ANB मतलब 0 से 7 और फिर 14 का इस्तेमाल करें। राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्रोत के अंत में क्विक कंपैरिजन और 1 मिनट मास्टर रिवीजन माइंड मैप है जो हर चीज को स्पष्ट करता है। बिल्कुल। अम्ल खट्टे हैं, क्षारक कड़वे। अम्ल ABR करते हैं, क्षारक BRB। अम्ल H+ देते हैं, क्षारक OH-। अम्ल का pH 7 से कम, क्षारक का 7 से अधिक। और उदासीनीकरण, इंडिकेटर्स और महत्वपूर्ण सॉल्ट्स जैसे NaOH, CaOCl2, NaHCO3, Na2CO3 और POP सब कवर हो गया, और रिवीजन कंप्लीट, यू आर एग्जाम रेडी। बिल्कुल। और ये सब एक बहुत ही रोचक विचार छोड़ जाता है
कि जिन रसायनों और फॉर्मूलों को हम किताबों में पढ़ते हैं वे सिर्फ लैब तक सीमित नहीं हैं, हाँ बिल्कुल नहीं, बल्कि वो हमारे शरीर के पाचन से लेकर हमारे घरों की सफाई और यहाँ तक कि हमारी हड्डियों के जुड़ने तक हर जगह काम कर रहे हैं। श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ते